हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, फर्स्ट दिन में ही मेरा 100+ व्यू गया था। मैंने सोचा नहीं था कि आप सिर्फ आपके 25 और 30 फ्रेंड्स को भेजते हो और इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। एंड काफ़ी अच्छे मुझे पर्सनली फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे। मैंने बोला था फेक पिक मत करो, रियल है तो ही दो। तो उन्होंने नहीं, रियल जेन्युइनली अच्छा है, तो मैंने बोला ओके। एंड स्पेशल थैंक यू टू प्रियंका, उसने लाइक कमेंट पता नहीं क्या क्या किया था। एंड ऑल्सो थैंक यू टू एवरीवन कि अपना टाइम निकाला और मेरा वीडियो देखा। सो सेकंड वीडियो मैं बना रही हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, एक नॉर्मल सा वीडियो जैसे कोई भी देख सकता है। एंड हाँ, मैंने छोटा बनाया कि लास्ट टाइम सोसाइटी के बच्चों ने बोला था दीदी थोड़ा छोटा बनाना, मैंने लगा ओके छोटा बनाऊंगी, तो मैंने छोटा बनाया है। तो ये वीडियो इसलिए है कि गणेश चतुर्थी क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, तो मोस्टली सबको पता है, बस थोड़ा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन डालूंगी। डोंट वरी, टेक्निकल वीडियो नहीं है। तो गणेश चतुर्थी जो होता है, इसे विनायक चतुर्थी भी बोलते हैं। इस दिन गणपति का बॉर्न हुआ था, आई मीन से उनका जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड थिंग, गणपति कैलाश पर्वत से माता पार्वती के साथ पृथ्वी पे आते हैं, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो पृथ्वी पे क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए इतनी तैयारी करते हैं, वेलकम करते हैं, रंगोलीज बनाते हैं और उनके नाम पे डीजे बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, जिसमें उनका नाम नहीं होता, किसी और का किसी और के ही गाने बजते हैं जुग द बट हम लोग उनको इतने प्यार से बुलाते हैं, इसलिए वो आते हैं। फाइन। तो बेसिकली जो गणपति उत्सव है वो स्टार्ट हुआ था 1893 से। इसे बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। उसके 2 साल बाद ही उन्होंने 1895 में शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया था। बोलते हैं कि जो गणपति उत्सव था स्टार्ट तो 17वीं सेंचुरी में ही हो गया था, 1630 से 1680 के बीच में शिवाजी महाराज ने किया था, जब वो जीजा माता के साथ पुणे आए थे और उन्होंने अपना किला बनाया था। उस समय गणेश जी की स्थापना की थी एंड देन उधर से ही सेलिब्रेट हो गया। बट उस टाइम से ज़्यादा मान्यता नहीं थी, तो लोग इतना समझते नहीं थे और सेलिब्रेट नहीं किया। जब लोगों को समझने लगा या उसका एवरी ईयर सेलिब्रेशन होने लगा, वो तब था जब बाल गंगाधर ने इसको स्टार्ट किया था, यानी कि 1893 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य जो इसको मनाने का था वो ये था कि उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण्स थे और नॉन ब्राह्मण्स थे, तो वो चाहते थे कि ये सब एकता में आए, एक होके फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए लड़े, क्योंकि उस टाइम पे देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई हो चल रही थी। तो वो चाहते थे कि सब लोग यूनिट में आए और एक साथ लड़ाई लड़े। तो ये उनके पीछे उद्देश्य था जिससे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ ये सिंपल सा लॉजिक है, 1893 से स्टार्ट हुआ था, तब से हम लोग मनाते हैं। उसके बाद गणपति का देखो, मोस्टली इसको महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते हैं, आई मीन करते थे। अब तो इसको ऑल ओवर द इंडिया में करते हैं, सब लोग जानते हैं। इवन फॉरेन से भी लोग यहाँ पे आते हैं इसको, तो इस फेस्टिवल को देखने के लिए। एंड फॉरेन में भी जो भी हमारे इंडियंस हैं जो फॉरेन में रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा त्यौहार है। जो आप आई थिंक कल्चर को आप लोग अगर किसी धर्म को ना देके एक इंजॉय के बेसिस पे सेलिब्रेट करते हो, तो हर कोई इसको सेलिब्रेट कर सकता है। गणपति का क्या होता है, आप कुछ लोग होते हैं जो इसको 11 डेज़ के लिए बिठाते हैं अपने घर पे, कुछ लोग 7 डेज़ के लिए, कुछ लोग 5 डेज़ के लिए। हम लोग भी काफ़ी साल से इसको सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग जनरली 11 डेज़ के लिए करते हैं। एंड पुणे में जो लोग होते हैं वो स्पेशली मोस्टली सोसाइटी में रहते हैं। तो जो सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी का भी एक अलग से गणपति होता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 11 डेज़ के लोग, हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह या कुछ फन एक्टिविटीज़ होती रहती है। जैसे लास्ट डे होता है तो विसर्जन होता है, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। लाइक जैसे होली है, क्या कलरफुल, मतलब रंगों के साथ खेलते हैं, डीजे बजता है बड़े बड़े साउंड पे, लड़के लड़कियां सब डांस करते हैं, सब फन करते हैं। लेकिन जैसे जाते हैं तो रोना भी आता है, लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने 11 डेज़ तक वो घर पे थे, खुशी आती, कुछ ना कुछ अच्छा होता था, बट अभी वो जा रहे हैं। तो ठीक है, छोड़ो। आज फर्स्ट दिन है गणपति का, सब लोग अपने अपने गणपति का वेट कर रहे होंगे कि कब उनके घर पे आए, कब मोदक खाने को मिलेगा। इट्स माय फेवरेट, क्योंकि स्वीट्स खाने को मिलते हैं, सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। सब अलग अलग डेकोरेट करते हैं, इवन हमारे घर पे भी अलग अलग थीम रखते हैं गणपति को डेकोरेट करने की। जैसे इस टाइम हम लोग ने मोर पंख वाली थीम रखी है, तो पूरा उसको मोर की तरह डेकोरेट करेंगे, किया है। अभी वेट करें हम लोग गणपति का, आए नहीं है, सब लोग का मुहूर्त के हिसाब से वो आते हैं। अभी बहुत मॉर्निंग है, सुबह ही मैंने ये वीडियो बना दिया, बट अपलोड मैं लेट कर रही हूँ। पर जब तक तुम लोग देखोगे शायद सबके गणपति आ जाएंगे। एंड और क्या,
हाँ, जो गणेश उत्सव मैंने बोला कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करते, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बताती हूँ। बेसिकली महाराष्ट्र के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं या फिर गूगल सर्च करके जान सकते हैं, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ मैं बता देती हूँ, तो बट जितना बताऊँगी उतना कम ही है। पहली बात तो जो महाराष्ट्र स्टेट है वो गणेश जी का आया, इसलिए मैं बोली थोड़ा बता देती हूँ। तो पहली बात तो महाराष्ट्र स्टेट है वो सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे इंडिया का, आफ्टर द यूपी, एंड द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। एंड महाराष्ट्र में काफ़ी स्टेट है, सॉरी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स है, काफ़ी सिटीज़ है जो काफ़ी फेमस है। हर एक सिटी का अपना अपना कुछ कल्चर है। तो कल्चर से आया कि अगर आपको कभी किसी स्टेट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में या किसी भी प्लेस के बारे में जानना है ना, तो उस जगह के कल्चर को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो जोग्राफिकल एरिया वगैरह वो हम गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके कल्चर को अगर हमने समझ लिया ना, लाइक उस स्टेट का डांस फॉर्म क्या है, वहाँ के लोगों को खाना क्या पसंद है, वहाँ की ड्रेसिंग क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, तो वो आपको ओरिजिनली कनेक्ट करता है। तो मेरा महाराष्ट्र से एक अलग ही कनेक्शन है। दैट इज़ द बेस्ट सिटी। सो महाराष्ट्र के बारे में देखो, अजंता एलोरा, एलोवेरा, एलोरा, इनके बारे में तुम लोगों ने जाना होगा, बट कुछ ऐसे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल या स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के, जैसे कि महादेव गोविंद रानडे थे, सावित्रीबाई फूले थे, विनायक दामोदर थे, विनायक दामोदर सावरकर थे। जो महादेव गोविंद रानडे थे उन्हें तो इवन महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। तो ये काफ़ी वो सेनानी थे जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी थी, जिनको हम जानते भी, अगर उनकी कुछ फेमस बुक्स तुम लोग रीड करोगे तो इनके बारे में भी जानने को मिलेगा। इवन महाराष्ट्र में एक वारकरी आंदोलन चला था, जिसमें संत तुकाराम थे, एकनाथ थे, नामदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, ये काफ़ी फेमस संत थे। इवन तुकाराम को लेकर लोगों को लगता है शायद ये यूपी से नहीं है, यूपी से नहीं है, महाराष्ट्र से है। तो ये भी काफ़ी संत थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीचेस दिए थे लोगों को एकता करने के लिए, या सोशलिस्ट कैसे बन सकते हैं देश में, कैसे कास्ट वगैरह को ज़्यादा ऊपर ना दे के कैसे लोगों को समझना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया था। महाराष्ट्र का एक फेमस फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा, आई थिंक पता होगा सबको। उसमें क्या होता है, इवन अभी गुड़ी पाड़वा को क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी एक नेशनल मान्यता दे दी है, तो अभी उसको नेशनल कैलेंडर जो होता है हिंदू कैलेंडर, उसमें उसको ऐड कर दिया गया। एंड गुड़ी पाड़वा को सेलिब्रेट करने के पीछे काफ़ी रीजंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि लास्ट ईयर हमने जो भी निगेटिविटी किया या जो भी बुरे काम वगैरह जो भी किया उसको फॉरगेट करके एक नया डे या नया ईयर के बेसिस पे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस दिन भगवान राम ने बाली को मारा था। अभी बाली कौन है? आई होप आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम रामायण देखी होगी। तो ये दो भाई थे, दो भाइयों में से एक भाई था बाली, जिसको भगवान राम ने मारा था, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि बेसिक सा हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, नए ईयर में नया शुरुआत हमें करना चाहिए, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। पहले इसको जो ये त्यौहार था, पहले इसको रानी महारानियाँ जो होती थी वो सेलिब्रेट करती थी। तो वो लोग क्या करते थे, साफ़ सफाई करते थे, घर की दीवारों को पेंट करते थे, गोबर वगैरह यूज़ करते थे, संगीत डांस अच्छे से करते थे। तब से ये भी काफ़ी पुराना फेस्टिवल है, तब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड और महाराष्ट्र का एक चीज़ देखो, एक लावनी करके एक डांस है, वो तो आई थिंक पूरी इंडिया में ही फेमस है। उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी, महिला या लड़कियां होती थी, वो ऐसे 9 गज की साड़ी पहनते थे, आई थिंक जिसे नौवारी साड़ी पहनते हैं। बोलते हैं कि ये साड़ी आई थिंक महाराष्ट्र की सबसे कॉस्टली एंड काफ़ी अच्छा सिल्क वाली एक अच्छी साड़ी होती है। मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। तो उसको पहन के बड़े बड़े घुंघरुओं के साथ इसको डांस करते थे। एंड उस टाइम पे इसको, अभी तो फिलहाल इसको डीजे वगैरह सॉन्ग्स पे करते हैं, लेकिन पहले इसके लिए ढोलक वगैरह बजाते थे एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते थे, उसके बेसिस पे इसको थोड़ा बहुत। अगर महाराष्ट्र के खाने की बात करूँ तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ है खाने के लिए। बोलते हैं कि यहाँ का बड़ा पाव है ना, वो काफ़ी फेमस है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है उसका नाम लेके। कहते हैं कि आप महाराष्ट्र आए हो, आई मीन से आप मुंबई आए हो और आपने बड़ा पाव खाया, बड़ा पाव नहीं खाया मतलब कुछ नहीं खाया, तो वो तो ज़रूर खाना चाहिए। बड़ा पाव की जो नॉर्मल सी इसकी प्राइस है वो आई थिंक 15 या 20 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, एंड 75 या आप हाईएस्ट जो जितनी भी कॉस्टली से कॉस्टली अगर रेस्टोरेंट होटल में जाते हो तो 150 तक जाएगा। बट ट्रस्ट में ये बहुत ही टेस्टी होता है, और स्पेशली आप जब रास्ते में खाते हो ना, स्ट्रीट जो होती है वहाँ पे खाते हो ना, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। इसके अलावा
बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मिसल है, काफ़ी तीखी स्पाइसी होती है, पाव भाजी है, एंड बहुत कुछ है। मुझे तो महाराष्ट्र का खाना बहुत पसंद है क्योंकि स्पाइसी, तीखा, मीठा आपको हर टाइप का मिल जाएगा। एंड पूरन पूरी तो बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है। मैं तो पूरन पूरी के साथ दही के साथ खाती हूँ। वैसे तो यहाँ पे पूरन पूरी के साथ आमटी यूज़ करते हैं, महाराष्ट्र में लोग आमटी खाते हैं, बट दही के साथ भी आप खाओ, स्पेशली आप जब रायता बनाते हो और फिर आप पूरन पूरी खाओ तो और टेस्टी लगता है। अभी महाराष्ट्र के बाद हम लोग थोड़ा पुणे के बारे में पढ़ लेते हैं। पुणे सिटी जो है वो इंडिया की छठी सबसे बड़ी और महाराष्ट्र की सेकंड सबसे बड़ी सिटी है। एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में तुमको पता है कि बेस्ट है, एंड वो एक स्मार्ट सिटी भी है। पुणे को काफ़ी नामों से जाना जाता है क्योंकि पहली बात तो इसको एक ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बड़ी बड़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अच्छा एजुकेशन है इसलिए। एंड इसको डेट्राइट भी बोलते हैं बिकॉज पुणे में क्या है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल्स है, इंफॉर्मेशन का काफ़ी है। इवन बेंगलोर के बाद इसे सेकंड आईटी हब बोलते हैं। बेंगलोर को तो हमारा सिलिकॉन वैली बोलते हैं आईटी हब के लिए, तो पुणे को सेकंड बोलते हैं। मतलब आप सोचो कि एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है। इवन मेरे पापा बोलते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात है, पुणे में कुछ भी नहीं था। इवन हम जहाँ रहते तो एक थोड़ा खंडर वगैरह ऐसे ही एरिया थे, खाली पड़े थे। बट ये सिटी ने इतना अपना ग्रोथ किया है, इतनी ग्रोइंग सिटी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बोलते हैं इसको। इतनी जल्दी से ग्रोथ किया है कि आज उसको आईटी हब बोला जाता है, उसको डेट्राइट बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, तो इट्स बिग थिंग। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पुणे मेरे लिए तो खुशी की बात है। तो पुणे में भी काफ़ी प्लेसेस है घूमने के लिए, तुम लोग आओ पुणे, सेलिब्रेट करो, टूरिज़्म बढ़ाओ। डोंट वरी ये मत सोचना कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन सिटीज़न और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मैं चाहती हूँ मेरी गवर्नमेंट के लिए कुछ पैसे आए तुम लोग से टूरिज़्म बढ़ाओगे तो। सो ठीक है, अभी गणपति का पुणे में बता देती हूँ। तो पुणे में गणपति के लिए काफ़ी प्लेसेस है जो फेमस है। बेसिकली 5 प्लेसेस है गणपति के, हम मंदिर बोल सकते हैं या मंडप बोल सकते हैं जहाँ पर गणपति फेमस है। तो एक है कसावा गणपति, कसावा के गणपति, उसको तो गणपति का मूल मतलब पुणे के उन्हें ग्राम गणपति बोलते हैं, मूल गणपति बोलते हैं। उसके अलावा तुलसी बाग के गणपति है, एंड देन जोगेश्वरी तांबडी के गणपति है, केसरीवाड़ा का गणपति है, एंड दगड़ू शेठ का गणपति है। वो तो उसका लिस्ट में नहीं है लेकिन वो काफ़ी फेमस है। एंड हाँ, ये कुछ गणपति है जो काफ़ी फेमस है पुणे में। इसके अलावा पुणे में काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो, देखने आ सकते हो, कभी देखना होगा तो। इवन पुणे में एक सवाई गंधर्व करके एक फेस्टिवल है, मतलब दिसंबर के मंथ में आता है, तो उसे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको वो 3 रात तक कंटिन्यूसली चलता है, और उसमें क्या होता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली होती है, संगीत की शैली होती है, वो मतलब दोनों का मिक्स वहाँ पे गाया जाता है। अब हिंदुस्तान और कर्नाटक शैली क्या होती है, हमारे इंडिया में सॉन्ग के टू फॉर्म होते हैं, समझ सकते हो। तो एक हिंदुस्तानी संगीत फॉर्म होता है और एक कर्नाटकी संगीत फॉर्म होता है। हिंदुस्तानी जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होता है, मतलब उसके बेसिस पे गाया जाता है। कर्नाटक का जो है साउथ में होता है। जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है उसमें घराने होते हैं, मतलब बेसिकली क्या था, पहले राजा महाराजा होते थे, तभी से ये चला आ रहा है। तो इसमें अलग अलग घराने होते हैं, जैसे जयपुर का घराना, नागपुर का घराना। तो इन घरानेज़ में अलग अलग इनके घराने की अलग अलग परंपराएं, उस बेसिस पे संगीत गाए जाते हैं। तो ये वाला जो फेस्टिवल में मिलाया था, इसमें दोनों का मिक्स होता है। जानने को जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो काफ़ी कुछ आ जाता है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी आते हैं। सो जाते जाते बस इतना ही बोलूँगी, अच्छे से रहो, इंजॉय करो। 11 डेज तक गणपति बप्पा आ रहे हैं तो धूम धड़ाके मस्ती मजाक जो है सब करो। एंड प्लीज़ जो भी सैडनेस है या जो भी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा साइड में रखो। देखो, अप एंड डाउन्स हर एक किसी की लाइफ में आते हैं, दुख हर किसी की लाइफ में आते हैं, परफेक्ट कोई नहीं है। एंड ज़िंदगी में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपना हर काम करे और हर चीज़ सक्सेसफुल हो, किसी का नहीं होता। हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ये लाइफ के छोटे छोटे पार्ट है, इनको ना साइड में रखना चाहिए। हर चीज़ को अपनी जो स्ट्रगल होते हैं ना उसे कभी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। एंड इवन स्ट्रगल जो होते हैं ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको ना ये सोच के नहीं, अरे मेरी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये होता है बाबा, अगर हो रहा है ना तो अच्छी बात है। अगर आपके साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, हर प्रॉब्लम आपके साथ ही हो रही है ना, तो सिर्फ इतना समझो कि वो जो ऊपर बैठा है ना, उसको शायद तुम ही लायक लगते हो, इसलिए उसने वो प्रॉब्लम तुमको दी है।
तो हर एक प्रॉब्लम को ना प्यार से सॉल्व करने की सोचा करो। ये नहीं कि नहीं ये करना है, वो करना है, स्ट्रगल है, फ्री ये सब हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, ये सबसे कुछ नहीं होगा। लाइफ जितना आप नॉर्मल जियोगे ना उतनी अच्छी लगेगी, और लाइफ का आप जितनी डिफ़िकल्ट बनाओगे ना वो उतनी टफ बनेगी। ये आपके ऊपर है कि आप लाइफ को सिंपल वे में देखते हो या आप उसको डिफ़िकल्ट वे में जीना चाहते हो। कहने को तो लाइफ बहुत टफ है, एंड ये इस तरह इतनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग नहीं जी सकते। लाइफ को जीना है ना तो उसको अगर आप इंजॉय या गेम की तरह जीतोगे ना, जिसमें हार भी होती है और आप जीतते भी हो, मतलब फेल भी होते हो और पास भी होते हो, तो इस वे में जीतोगे ना तो आप लाइफ को जीतोगे ही नहीं, आप लाइफ को जीने के लिए विनर बनोगे। तो लाइफ को जीने के लिए कभी भी अ, हमेशा मोटिवेट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट कब लाते हैं? जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंट को हम लोग रट्टा मार के या इधर उधर से पढ़ के नहीं ला सकते, उसके लिए हर चीज़ का नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज कैसे आती है? या तो बुक्स रीड करो या लोगों को देखो, बिकॉज ऑब्जर्व करने से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ अ बेस्ट पार्ट टू लर्न एवरीथिंग। तो ऑब्जर्वेशन किया करो, लोगों को समझने की कोशिश किया करो, उनको जाना करो, उनसे चीज़ें सीखा करो। ये थोड़ा सा मैंने बताया था, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है। आप लोग देखना, लाइक करना, कमेंट करना, बहुत नॉर्मल सा वीडियो है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय। अगर तुमको कुछ और किसी स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में या किसी भी प्लेस, सब्जेक्ट, किसी के बारे में भी जानना है, जस्ट पिंग मी ऑन कमेंट। आई ट्राई और टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो टिल देन गुड बाय।